देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो हमने जो शॉक की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने क्या किया था, 4 जो टाइप थे शॉक के उसको हमने पढ़ लिया था और शॉक क्या है इस बारे में हमने अच्छे से जान लिया था। तो उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो मिलके बना होता है ब्रेन से और हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। जो मेनली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बना होता है। तो उसमें क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, फिर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो यहाँ पे हमें फोकस करना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है ऑटोनॉमिक यानी कि जिसमें बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है, जिन जो भी हमारे फंक्शन को अपने आप कंट्रोल करता है, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, जिसे हम अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, उसके बाद हम ये समझ जाएंगे, तब हम समझ जाएगा न्यूरोजेनिक शॉक के बारे में। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारा हार्ट रेट को मेंटेन करता है। हार्ट रेट को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। अगर हार्ट रेट किसी वजह से कम हो जाए तो उसको ये इंक्रीज करता है। फिर हमारा क्या है, डायलेट क्या करता है, ब्रोंकाई को क्या करता है, फैलाता है। जो लंग्स के अंदर हमारे ब्रोंकाइज है उनको फैलाता है। अगर वो सिकुड़ जाए किसी वजह से तो उनको फैलाता है ताकि हम अच्छे से वेंटिलेशन या सांस ले सकें। फिर है हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो भी हमारी आर्टरीज हैं या वेसल्स हैं उनको क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, जिसके वजह से हमारा क्या हो, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। क्या रहता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, नॉर्मल बना रहता है। और हमारा ब्लड प्रेशर हो गया। और जितने भी जीआई टैग के सिक्रीशन वगैरह हैं, मेनली हम शॉक के बारे में, शॉक इनसे रिलेटेड है तो इसी के बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनको ये कंट्रोल करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, इसके उल्टा काम करता है। अगर हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ रही है तो ये उसको कम करेगा। अगर ब्रोंक्यूल ज़्यादा डायलेट होगा तो ये उसको मेंटेन करेगा। अगर वैसो डायलेशन ज़्यादा हो रहा है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वैसे उसको डायलेट करेगा। तो ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, ताकि ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म जब जरूरत पड़ती है, बैलेंस बनाने की जब जरूरत पड़ती है, होम्योस्टेसिस की जब जरूरत पड़ती है, तब ये दोनों सिस्टम क्या होते हैं, अपना काम करते हैं। ठीक है। अब ये किसी पेशेंट के अंदर या कोई भी पर्सन है उसमें नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, आप जानते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि कोई पर्सन है, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ या वो गिर गया और उसके क्या हुआ, उसके जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में क्या हुआ, इंजरी हो गई। जनरली क्या होता है, हमारा जो सर्वाइकल एरिया होता है, जो हमारा सर्वाइकल एरिया होता है, ये 7 बोन होती है। और जो थैलेसिक एरिया होता है, इसमें ज़्यादातर इंजरी होने की वजह से क्या होता है, हमारा ज़्यादातर अगर इनमें इंजरी होती है उसके वजह से हमारा क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही इसमें इंजरी होगी तो जो सिग्नल्स बॉडी को मिल रहे थे, किससे मिल रहे थे, हमारे ब्रेन से कहाँ तक जा रहे थे, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, हार्ट को जा रहे हैं, ब्रोंकाइस को जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को जा रहे हैं, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है। तो अगर इसमें चोट लगी तो क्या होगा, उसकी वजह से सिग्नल क्या होंगे, हमारे प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे, या फिर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएंगे, सिग्नल नहीं मिल पाएंगे। तो क्या हो रहा था, ये हार्ट रेट को मेंटेन कर रहे थे, ब्रोंक्यूल्स को मेंटेन कर रहे थे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे थे, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे थे, और भी बहुत सारे फंक्शन कर रहे थे। अब जैसे यहाँ तो हमारे सर्वाइकल एरिया में या थोरेसिक एरिया में अगर इंजरी होगी तो उसके वजह से क्या होगा, इंजरी होने की वजह से सिग्नल नहीं पहुँचेगा, और सिग्नल ना पहुँचने की वजह से क्या होगा, जो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का जो काम कर रहा था हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो काम कर रहा था उसको मेंटेन रखने का, वो क्या होगा, उसको सिग्नल नहीं मिलेंगे। उसके वजह से ये मैंने एक वेसल्स बनाई है, ये इसका जनरली इस तरीके से है, कॉन्ट्रैक्ट हो रखे, और क्या हो रखा है, जनरली नॉर्मल ब्लड प्रेशर मान लीजिए यहाँ बना हुआ है, 120/80 बना हुआ है। लेकिन जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब यहाँ पे काम नहीं करेगा, सिंपैथेटिक सिग्नल्स नहीं पहुँचेंगे, तो क्या होगा, उसके वजह से फिर ये क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएंगे, वेसल क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। और डायलेट होने की वजह से क्या होगा, इनके बीच में गैप्स बन जाएंगे, और गैप्स के वजह से क्या होगा, फिर फ्लूइड लीक करने लगेगा। क्या करने लगेगा, फ्लूइड, वही जो हमने पीछे पढ़ा, कैसे किस तरीके से शॉक होता है, प्रोसेस होती है उसकी, डायलेशन होता है पहले, उसके वजह से फिर फ्लूइड लीकेजिंग होती है, फ्लूइड यहाँ जमा हो जाएगा, और इसके वजह से जो इंटरस्टिशियल जो कंपार्टमेंट है हमारा, यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और वॉल्यूम डिक्रीज की वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। हाइपोवोलेमिया की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होने लगेगा। और फिर वही कंडीशन आ जाएगी जो हमने हर
लेक्चर में हमने जो पीछे थे हाइपोवोलेमिक शॉक हो, कार्डियोजेनिक शॉक हो, सब में क्या होगा, बीपी जैसे ही लो होगा तो बीपी लो होने की वजह से क्या होगा, हमारा बीपी लो होने की वजह से क्या होगा, जो हमारी सेल्स हैं उनको क्या होगा, जो प्रॉपर O2 है, प्रॉपर क्या है O2 है, वो क्या होगी, नहीं मिल पाएगी। और जब इस प्रॉपर O2 नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से सेल हाइपोक्सिया में जाएगी। हाइपोक्सिया के बाद क्या होगा, सेल में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा, फिर उसके जो मेम्ब्रेन्स हैं वो डैमेज होने लगेंगे और क्या होगा, फिर सेल डेथ हो सकती है, फिर ऑर्गन फेलियर होगा, फिर पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, यानी कि पेशेंट शॉक में चला जाएगा। ठीक है, ये फिर वही प्रोसेस घुमा फिरा के हमें क्या आना है, इसी प्रोसेस पे आना है किसी भी तरीके से। जैसे कार्डियोजेनिक में हार्ट काम नहीं कर रहा था, हाइपोवोलिक में वॉल्यूम कम हो गई थी, सेप्टिक शॉक में हमारा जो था हमारा इन्फ्लामेटरी जो फैक्टर्स होते हैं वो उसको डायलेट करके फिर यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही थी, फिर यहाँ पर हमारा हाइपोवोलिक में हो जा रहा था, ऐसे एनाफिलेक्टिक शॉक में भी हो रहा था। अब यहाँ न्यूरोजेनिक शॉक में क्या हो रहा है, डायरेक्टली हमारा जो सिग्नल्स है, सिंपैथेटिक सिग्नल्स कट आउट हो जा रहे हैं, उसके वजह से क्या होगा, हमारा फ्लूइड लीकेज करेगा, ये डायलेट हो जाएगी और फिर बीपी कम हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया होगा, फिर हाइपोक्सिया होगा और सेल की डेथ हो सकती है इसमें। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, हमारा ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने का काम करता है, तो फिर सब सिग्नल नहीं रहेंगे तो ब्रोंक्यूल्स क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उसके वजह से क्या होगा, हमें सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होने लगेगी, पेशेंट को सांस अच्छे से नहीं ले पाएगा, फिर बीपी उसका लो हो जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट इसकी इसमें क्या होगी, हार्ट रेट को मेंटेन करता था, लेकिन जब सिग्नल नहीं मिल रहे तो हार्ट रेट कम हो जाएगी। देखिए एक ऐसा, सभी जितने भी हमने अभी शॉक के टाइप पढ़े, सब में क्या होता था, शॉक लगने के बाद क्या होता था, कंपल्सेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होता था और फिर क्या होता था, उसके बाद हार्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ जाती थी। लेकिन ये एक ऐसा शॉक है जिसमें एक सारे शॉक में से मेन ये एक ही शॉक है जिसमें हार्ट रेट हमारी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस हार्ट रेट को कम होने से हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक है। ठीक है, ये डायग्नोस में भी हेल्प करते हैं कि हार्ट रेट जो होती है न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होती है, कम होती है, बाकी सब में बढ़ जाती है। तो ये था हमारा। अब हम पढ़ लेते हैं इसका कॉज। तो हमें पता ही है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से होता है, मेनली हमारा सर्वाइकल और थोरेसिक एरिया में इंजरी की वजह से ये हमारा शॉक होता है। फिर सिम्टम क्या है इसके, सिम्टम है चेस्ट पेन होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि ब्रोंक्यूल्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी तो ब्रेडिकार्डिया होने लगेगा, हार्ट रेट स्लो हो जाएगी, स्लो होने की वजह से वो पंप भी नहीं कर पाएगी अच्छे से ब्लड को, ब्लड का परफ्यूजन नहीं हो पाएगा, बीपी और लो होता चला जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा साइनोसिस और डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स एंड फिंगर्स। तो जब जो हमारे पेरिफेरल एरिया है वहाँ पे क्या होगा, डायलेशन की वजह से और हार्ट रेट कम होने की वजह से ब्लड क्या होगा, पूरी तरह से नहीं पहुँच पाएगा, तो ये ब्लू कलर के पड़ जाएंगे। यहाँ पर हाइपोक्सिया होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ब्लू कलर के हो जाएंगे, लिप्स ब्लू पड़ जाएंगे और उसके जो हमारे फिंगर के एंड्स होते हैं वो। फिर है लो ब्लड प्रेशर, वो तो जनरली हो गई। तो ये इसके मेन सिम्टम इसमें आएंगे। फिर हम इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होगा, हमारा मेनली सबसे पहले क्या होगा, जैसे इंजरी होगी तो लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन, तो जो सिंपैथेटिक सिग्नल्स जो थे, जो टोन थी उसकी, उसमें वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, वेन्स और आर्टरीज में क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा, क्योंकि वैसे कॉन्ट्रैक्शन का कार्य कौन कर रहा था, जो फंक्शन का काम कौन कर रहा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा था, तो वैसो और आर्टेरियल क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद वेनस रिटर्न्स, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं तो क्या होता है, हार्ट तक जो होता है ब्लड होता है वो प्रॉपर पहुंचता है, लेकिन जब ये डायलेट हो जाएंगे प्रॉपर हार्ट को, जो ये हमारा हार्ट है और ये यहाँ से ब्लड गया और ये यहाँ वापस आता है, तब अगर ये ज़्यादा डायलेट हो जाएंगे तो ब्लड का जो क्या होगा, हमारा रिटर्न्स है, वेनस रिटर्न्स है, वेन से आने वाला जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद फिर जब वॉल्यूम नहीं पहुंचेगी तो हार्ट जो पंप करेगा, तो जो उसकी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, जितना वो पंप करता है एक बार में ब्लड को, वो भी कम होगा। फिर कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट जब कम होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, हमारी सेल्स को नहीं मिल पाएगा प्रॉपरली, तो सेलुलर ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगी, हमारी सेल डेथ हो जाएगी। मेनली पेशेंट क्या होगा, न्यूरोजेनिक हमारा शॉक में चला जाएगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म कैसे था, ये पैथोफिजियोलॉजी हमने पढ़ी, ये कॉज, इसका सिम्टम क्या है। अब पढ़ते हैं ट्रीटमेंट क्या करना है हमें। पहले तो पेशेंट के चोट लगी है यहाँ पे, हमें पहले तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करना है, सेव करना है किसी तरीके से पेशेंट को उसकी स्पाइनल कॉर्ड में जो इंजरी हुई है उसको देखना है कि उसको कैसे मेंटेन किया जाए। वो न्यूरो सर्जन जो भी है हमारे वो देखेंगे उसको।
उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे वैसोडाइलेशन हो गया है और कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी फेल हो रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डोपामीन देना है या एपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन या डाबूटामीन। ये सब क्या होते हैं, बीटा एगोनिस्ट होते हैं, क्योंकि बीटा रिसेप्टर हमारे हार्ट में होते हैं। अगर जो बीटा एगोनिस्ट अगर हम देंगे तो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो जैसे हार्ट रेट बढ़ेगी क्या होगा, फिर हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगी, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का जो परफ्यूजन है सेल्स को वो क्या होगा, प्रोवाइड होता रहेगा और अच्छे से उसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो उसके वजह से पेशेंट क्या होगा, किस में नहीं जाएगा, शॉक में नहीं जाएगा। और ज़रूरत पड़े तो ये तो हमें देना ही देना है, ज़रूरत पड़े तो हम वेंटिलेटर पर पेशेंट को डालेंगे। उसके साथ साथ हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए उसे क्या देंगे, आईवी फ्लूइड्स लगा देंगे, सीधा आईवी फ्लूइड्स देंगे, वेंटिलेटर पर डालेंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब इंजरी अगर ज़्यादा हुई है पेशेंट को तो उसमें स्टेरॉइड का यूज़ भी करेंगे, ताकि हमारा क्या है, हमारा जो सिस्टम है वो क्या ना करे उसमें इन्फ्लामेशन। क्योंकि जब यहाँ पे इंजरी होगी तो इन्फ्लामेटरी क्या होंगे, तो केमिकल्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह वो भी रिलीज होंगे, तो और ज़्यादा डायलेशन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टेरॉइड का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज़ भी इसमें होता है। तो ये हमारा जो न्यूरोजेनिक शॉक है ये भी हमारा आज फिनिश हो गया। तो हमारे जो शॉक के 5 टाइप्स थे वो हमने फिनिश कर लिए हैं पूरी तरह से। और हम अब जिसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम जो है शॉक के जो क्या होते हैं, स्टेज कितनी होती है, कौन कौन सी उसकी स्टेज होती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद हमारा जो शॉक का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। तो थैंक यू वेरी मच।